अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ऐसे कंट्रीज़ बताने जा रहा हूं जहां पे पैसे कमाने के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आप ये बात कह लें कि वहां पर जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन 4 ममालिक में जाते हैं और आपका जो एम है वो जस्ट पैसा कमाना है, यानी कि आपके नज़रिए में अगर इस तरीके से है कि हम इन ममालिक में जाएँ, 2-4 साल काम करें और उसमें से अच्छा पैसा जनरेट करें, उसके बाद अपने होमलैंड पाकिस्तान, अपने कंट्री वापस आकर अपना यहाँ पर ज़िंदगी को गुजर बसर करें। अगर आपका एम ये है, आपका टारगेट ये है, तो आप इन ममालिक को इस तरीके से आप काउंटर कर सकते हैं। ये आपकी लिस्ट में होने चाहिए और ये बेस्ट कंट्रीज़ हैं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू पैसा जनरेट करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं आपको इन 4 ममालिक की नाम बता देता हूँ। अगर आप इन कंट्रीज़ में जाने में इंटरेस्टेड हुए दैन आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज़ आप वीडियो को लेफ्ट कर सकते हैं। जिनमें से नंबर 1 कंट्री में आपको जो कह रहा हूँ वो कनाडा है, नंबर 2 पे यूएसए है, नंबर 3 पे आप लोगों को हांगकांग है और नंबर 4 पे जापान है। तो ये 4 वो कंट्रीज़ हैं जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। अगर तो आप इन चारों कंट्रीज़ में जाने में इंटरेस्टेड हैं दैन आप वीडियो को आगे तक देखें, अदरवाइज़ अगर आप इन चारों कंट्रीज़ में नहीं जाना चाहते दैन आप इस वीडियो को लेफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए की। अब यूएसए एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, लेकिन यूएसए में अगर आप वर्क वीज़े पे जाना चाहते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग में मैं बात आपको कहना चाहता हूँ डायरेक्टली कि वहाँ पर जो वर्क वीज़ा है वो बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, यानी साइंटिस्ट लेवल की, और आपके पास एक्सपीरियंस भी वैसा ही है, दैन आपके चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे वीज़ा मिल जाए, वर्क वीज़ा। लेकिन अगर आपकी ये क्वालिफिकेशंस नहीं है, जो कि मोस्टली लोगों की नहीं होती और ना ही किसी के पास इतना अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है मोस्टली लोगों के पास, दैन जो ऑप्शन बचती है वो बचती है विजिट वीज़ा की। आप विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जाएँ, यानी जस्ट यूएसए में इंटर होना होता है। अब एंट्री ये नहीं है कि आप इलीगल कोई चीज़ इख्तियार कर लें, डंकी वगैरह। मैं लीगल तरीके से बोल रहा हूँ कि आप अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करें। और विजिट वीज़ा अगर आप अपने माइंड सेट के साथ अप्लाई करेंगे, अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल को मैनेज करके अप्लाई करेंगे, तो इसमें रिजेक्शन के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते। मोस्टली लोगों को मिल जाती है, यानी 95% आपको चांसेस हैं कि आपको ये मिल जाती है अगर आप पूरे तरीके से इसको अप्लाई करें। अब विजिट वीज़ा पे बहुत सारी दुनिया पाकिस्तान से जाती है, वहाँ पे जाके काम करती है। अब वो जो काम करना होता है वो इन सेंस डायरेक्टली बोल रहा हूँ इलीगल ही होता है, लेकिन जो लोग फिर लीगल करने के चक्कर में चले जाते हैं वो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। चूँकि हमारी इस वीडियो का मुद्दा ये है कि हमने सिर्फ पैसे कमाने हैं और आफ्टर डैट हमने अपने होमलैंड वापस आ जाना है। तो आप विजिट वीज़ा पे वहाँ पर अगर आपको एंट्री मिल जाती है दैन यूएसए में आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आपने विजिट वीज़ा अप्लाई कैसे करना है वहाँ पर, बड़ा आसान है। वहाँ पे एक फार्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ता है। इसके लिए कोई और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, जैसे बैंक स्टेटमेंट है, टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म्स हैं, और इसी तरीके से आपको बिज़नेस कवर लेटर चाहिए, और इस तरीके के बहुत सारा जो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं इतने चाहिए होते इसमें। जस्ट आपको ये DS 160 फॉर्म फिल करना पड़ता है। ये आप जस्ट गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, और आपको इसकी फ़ीस जमा करवानी पड़ती है जो तकरीबन पाकिस्तानी 35 से 40 हज़ार रुपये तक होती है। उसके बाद आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको जाना पड़ता है एम्बेसी, अपना इंटरव्यू देना पड़ता है 3-4 मिनट का। ये भी यहाँ पर बता दूँ कि जो इंटरव्यू होता है उसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद वहाँ पर अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आपका वो इंटरव्यू नहीं होगा, या उर्दू स्पीकिंग वाले पंजाबी में आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो वो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें वो इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ कौन सा वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ है, वर्क वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप जस्ट विजिट के लिए जा रहे हैं। तो आपने जो भी स्टोरी अपने दिमाग में घड़ी है वो आपने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, उसको डिफेंस करना है आपने। तो आप अपनी जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें जाकर वो अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप उर्दू में दे रहे हैं तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वो इंटरव्यू दें। बाकी वहाँ पे आपको वो इंटरव्यू वाले दिन या वो जो आपको फॉर्म होता है उसमें आपकी जो प्रोफाइल्स होते हैं सोशल अकाउंट्स की वो भी वो मांगते हैं, तो उनको बड़े एहतियात से मैनेज करना पड़ता है। और अपनी वो जो मालूमात आपने देनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट देनी होती है। मालूमात में आप लोगों ने कोई हेर फेर नहीं करना, अदरवाइज़ फिर आपके रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने से छोड़ देते हैं उन फॉर्म में। तो ऐसा नहीं आपने करना, आपने जो मालूमात हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट देनी है अपनी, दैन आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जिसके बाद जो दूसरा कंट्री में जो कहना चाहता हूँ वो है आपके पास कनाडा। अब कनाडा में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड होते हैं, यानी वहाँ पे आप लोगों को ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि यूएसए में नहीं चाहिए होते, जनरल डॉक्यूमेंट्स, जिनकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा दूँ और आपको वो डिस्प्ले हो रही होंगे। एक डॉक्यूमेंट का नाम लेना चाहें तो काफ़ी लंबा वो प्रोसेस है और उनकी काफ़ी ज़्यादा फिर लेंथी वीडियो हो जाएगी।
तो कनाडा में ये है कि आपको यहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और आफ्टर डैट आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। और अगर आपको कनाडा में भी जो आपका विजिट वीज़ा है उसमें भी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी आपकी तकरीबन 100% रेशो हो सकती है वीज़े की, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोफाइल को मैनेज करके आएँ। और कनाडा में भी बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है, यानी पैसे के लिहाज से कनाडा थोड़ा कम है यूएसए के लिहाज से पैसे में, लेकिन कनाडा में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ वो ये है कि कनाडा में आप लोगों को आपका जो विजिट वीज़ा है उसको आप बड़ी आसानी तौर पर कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क वीज़ा में, और यहाँ पे आपको रहायश के यानी मुकम्मल सेटलमेंट आपकी हो सकती है। तो ये एक बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा कनाडा में। यानी आप अगर इन ममालिक में दोनों में बात करूँ कि अगर तो आप लीगल होने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो यूएसए में तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और आफ्टर डैट फिर आपके वो डॉक्यूमेंट्स वो सारा कुछ चलते चलते काफ़ी सारा साल, लोगों के 10 12 साल भी गुजर जाते हैं और पैसा नहीं वो इकट्ठा कर पाते। लेकिन इन दोनों ममालिक में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को इलीगल ही ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको अपना काम करना पड़ेगा, देन आप बहुत ज़्यादा पैसा अच्छा जनरेट कर सकते हैं। चूँकि वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं और आफ्टर डैट सम टाइम हम अपने वापस मुल्क में आना चाहते हैं। लेकिन कनाडा में अगर आप लोग सेटलमेंट भी करना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। तो कनाडा आपकी विश लिस्ट में सबसे टॉप पे आप रख सकते हैं अगर आप पैसे के साथ साथ वहाँ पे सेटल डाउन भी होना चाहते हैं। बाकी इन दोनों ममालिक में यूएसए में और कनाडा में जॉब की अपॉर्चुनिटी इंतहाई ज़्यादा है, इसमें हर तरह की आपके लिए जॉब्स मौजूद हैं, कोई इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे मुल्क की तरफ जिसका नाम है जापान। अब जापान में मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर तो आप किसी गल्फ़ कंट्री में मौजूद हैं ऑलरेडी, यानी किसी भी दुबई यूएई वगैरह में, तो आपके लिए बड़ी ज़्यादा सहूलत है कि आपको कुछ भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जापान आप लोगों को ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत फराहम करता है, आपको जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सेंड करने होंगे और उससे आपको उनका ई वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन जनाब अल्लाह अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। और डॉक्यूमेंट्स कोई ज़्यादा इसमें वो दरकार नहीं है, आपको जो बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही आपको दरकार है। यानी आपको एफआरसी चाहिए, आपका वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वही जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वही आपको इसके लिए दरकार है, वो आपको चाहिए। और उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने एम्बेसी भेज देने हैं। और यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट है वो 4 से 6 महीने की आपको चाहिए, और साथ में आपको मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए होता है। ये तमाम प्रोसेस के बाद जब आपको वीज़ा इशू हो जाता है और आप जापान चले जाते हैं, तो वहाँ पे अगर तो आप इलीगल तौर पर पैसा कमाना चाहते हैं दैन आपके लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर, लेकिन वो डी कैटेगरी में आती हैं, यानी कि आपको लेबर टाइप कैटेगरी में वहाँ पे काम करना पड़ता है, जिसकी अच्छी खासी वहाँ में आपको पे मिलती है और आप अच्छा खासा पैसा वहाँ से जनरेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल टाइप जॉब करना चाहते हैं दैन आपके लिए लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा बैरियर वहाँ पर आएंगे और आपको फिर लीगल होना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप वहाँ पे लीगल हो नहीं सकते, जब आप किसी मुल्क में चले जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे रास्ते होते हैं आपको लीगल होने के भी। इलीगल मैं खुद भी रिकमेंड नहीं आपको करता, चूँकि हमारा मकसद ये है सिर्फ आपको पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहाँ पे कैसे ज़्यादा है वो बताना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोग वहाँ पर इलीगल काम कर भी रहे हैं ऑलरेडी। इलीगल ये नहीं है कि आपने वहाँ पे डंकी लगा के जाना हमने लीगल ही है, लेकिन वहाँ पे अब बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट नहीं मिलता, वर्क वीज़ा नहीं मिलता, तो वो फिर क्या करते हैं, वो ये रास्ता इख्तियार कर लेते हैं और आफ्टर सम टाइम फिर वो अपने मुल्क में डिपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन वो तब तक काफ़ी अच्छा पैसा जनरेट उन्होंने कर लिया होता है और वो अपनी अगली लाइफ पाकिस्तान में बड़ी अच्छे तरीके से सेटल डाउन होकर गुजार लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से आपकी जो तीसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो जापान होनी चाहिए। अब हमारी जो चौथी प्रायोरिटी है, चौथे नंबर पर कंट्री है, वो है हांगकॉन्ग। अब हांगकॉन्ग जो पाकिस्तानियों के लिए भी ई वीज़ा की सहूलत देता है, हांगकॉन्ग में भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। अब हांगकॉन्ग का जो वीज़ा आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली हांगकॉन्ग की एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज सकते हैं, या फिर आप चाइनी एम्बेसी के थ्रू भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाना पड़ेंगे चाइनी एम्बेसी में, और वहीं से फिर आपको रिस्पांस भी वहीं से मिलेगा और वहाँ पे आपको अपनी वो जो फ़ीस होगी वो भी अदा करनी पड़ेगी आपको वीज़ा के लिए। तो ये तमाम वो प्रोसेस है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर हांगकॉन्ग के लिए। और डॉक्यूमेंट्स वही इसके लिए चाहिए, बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स जो जापान के लिए दरकार हैं, कोई सेपरेट से अलग से कोई नया डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। अब हांगकॉन्ग में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर तो आप इलीगल तौर पर देखें तो वहाँ पर आपको डी कैटेगरी की जॉब्स मिलेंगी। मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता, चूँकि लीगल जब आप हो जाते हैं तो आपके लिए जो फिर ऑप्शंस होती हैं वो इलीगल से ज़्यादा बेहतर होती हैं, आपके लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन चूँकि हमारा जो अभी इस वीडियो का टॉपिक है वो है पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के लिए फिर उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगल भी रास्ता इख्तियार कर लेते हैं काम करने का वहाँ पर, तो वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। चूँकि वहाँ पे आपको लेबर कैटेगरी में जॉब मिलेगी, प्रोफेशनल जॉब बहुत कम मिलती है आपको अगर आप इलीगल हो तो। लेकिन अगर आप हांगकॉन्ग जाएंगे तो वहाँ के में आपको लीगल होने के भी बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। ये नहीं कि वहाँ पे आप लीगल हो नहीं सकते, आप हो सकते हैं।
तो इलीगल के तौर पर भी आप लोगों को जो जॉब्स मिलेंगी उसमें तो इतना ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता और आपको इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी कोशिश करते हैं उस जॉब को हासिल करने की। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कर सकते हैं। बाकी मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, इसमें इलीगल से ये मुराद नहीं है कि आप इलीगल वहाँ पे यानी आप जहाज़ की बजाय आप डंकी लगा के जाएं, ये इलीगल से मुराद नहीं है। ना ही मैं इलीगल काम को वहाँ पे सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों को पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाएँ। और इसके मतलब बहुत सारे सवालात भी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर वसूल हो रहे थे, तो उसी नज़र से मैंने आप लोगों को ये वीडियो पेश की है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।